चलो, आज का अपना मेन टॉपिक है जो एमीन्स कंपाउंड है, स्पेशली एरोमेटिक एमीन्स। उसका हम क्या करेंगे, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मैं अभी आपसे एक चीज पूछ रहा था, थर्मोडायनेमिक का जो थर्ड लॉ है, एक बार जस्ट एक पॉइंट नोट डाउन करना, वो ऐसे दिमाग में आ गया मेरे, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। जब भी किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है, बेटा थोड़ा ध्यान देना, टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2, टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिजिकल स्टेट वही है। यहां पे अगर सॉलिड है तो यहां पर भी सॉलिड है, ठीक है। नो फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ओनली टेम्परेचर इज रेज्ड। उस केस में जो चेंज इन एंट्रोपी होगा ना, वो ये होगा, इस टेम्परेचर T1 से T2 Cp डिवाइडेड बाई T और dt, ये होता है, ठीक है। ये होता है कब, जब केवल टेम्परेचर चेंज होता है। और जब मान लो आपका फेज चेंज होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, है ना, तो डेल्टा एस किसके बराबर होता है, अमाउंट ऑफ हीट क्यू गिवन रिवर्सिबली डिवाइडेड बाय एट दैट टेम्परेचर। तो सॉलिड से लिक्विड जब कन्वर्जन होता है तो हम क्या देते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और लिक्विड से गैस जब होता है तो हम हीट कितनी देते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर 1 मोल। ये कितने टेम्परेचर पे होता है, ये होता है एट टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट, और ये होता है एट बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज आवर डेल्टा एस। तो ये तो है आपका ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, डेल्टा एच एफ अपॉन टी एम और डेल्टा एच वी अपॉन टी बी। और ये है आपका जब केवल टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। इन सबको हम ऐड करते जाते हैं। भाई एक कंपाउंड मान लो 0 केल्विन से चला, 0 केल्विन से टीएम यानी कि मेल्टिंग पॉइंट तक आया, ये होगा ये वाला एंट्रोपी चेंज, 0 से टीएम तक। फिर क्या होता है, टीएम पे जैसे ही वो आता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टीएम के ऊपर सॉलिड से लिक्विड में। तो एक एंट्रोपी चेंज यहाँ आएगा, वो कितना होगा, डेल्टा एच एफ अपॉन टीएम। फिर उसके बाद में ये टीएम से लेके टेम्परेचर कहां तक रेज करते हैं हम, टीबी तक। फिर ये एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करते हैं, वो कितना होता है, ये वाला टीएम से टीबी Cp डिवाइडेड बाई T dt। फिर Tb के ऊपर इक्विलिब्रियम आता है ना, कहां से कहां, लिक्विड से गैस। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा Hb अपॉन Tb। फिर उसके बाद में Tb टेम्परेचर से हम कहां चले जाते हैं, T टेम्परेचर पे, Tb से T टेम्परेचर पे गैस स्टेट आ चुकी है, इस टेम्परेचर तक पहुंचे। यहां पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, Tb से T टेम्परेचर और Cp डिवाइडेड बाई T इंटू dt। इस इंटीग्रेशन को सबको सोल्व कर लेते हैं और ये हमारा टोटल चेंज इन एंट्रोपी इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। चलिए, डस्टर कहां है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 11th और 12th का कई बार 40-60 रेशियो रहता है, कई बार 60-40 भी हो जाता है। भाई याद रखना, कोई जरूरी नहीं है, कई बार +1 में से ज्यादा पूछ लेते हैं, कई बार +2 में से 40-60 समथिंग ऐसे रहता है। चलिए नाइट्रेशन करवाएं, ये लो भाई, एनिलीन है आपके पास, एनिलीन का नाइट्रेशन करवाएंगे तो क्या लेंगे भाई हम, कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। NH2 ग्रुप हमारा क्या है, हमने पहले डिस्कस किया है, इट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप है फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, और वो भी अच्छा खासा एक्टिवेट करता है। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर है, ये 2 पॉइंट हमें पता है। यहाँ पे नाइट्रेशन में हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटा, HON डबल बॉन्ड O। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल इस बॉन्ड को तोड़ के बनेगा, यानी कि एक एसिड में से OH नेगेटिव आयन, भाई इससे स्ट्रॉन्ग एसिड ही निकाल सकता है, और इससे स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, इसीलिए हमने H2SO4 को इसमें डाला है। अदरवाइज इसके अंदर ये वाली लिंकेज ज्यादा ब्रेकअप होती है, H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव आयन, ये तो बहुत आसानी से होती है। लेकिन कुछ आयन इसके भी बनते हैं, थोड़ा बहुत ये भी बन सकता है, NO2 पॉजिटिव, राइट। तो अगर मान लो मैं ये अकेला लेता हूं ना कंसंट्रेटेड HNO3, तो इनकी कंसंट्रेशन ना के बराबर होती है, तो नाइट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसकी हेल्प ली गई, ये क्या करेगा, ये इसमें से OH नेगेटिव आयन को निकालने में हेल्प करेगा, कैसे, H पॉजिटिव आयन देके। H2SO4
H2SO4 H पॉजिटिव प्लस में HSO4, पहला इक्विलिब्रियम ये आता है, पहले एक H पॉजिटिव आयन देता है, फिर फर्दर दूसरा देगा, है ना, H पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव, समथिंग लाइक दैट। तो ये H पॉजिटिव आयन बहुत अच्छे खासे हैं वहां पे, वो H पॉजिटिव आयन इसको निकालने में हेल्प करेगा। यानी कि एक एसिड है, उसके बगल में उससे ज्यादा भी स्ट्रॉन्गर एसिड आ जाए ना, तो समझ लो फिर ये बेस बन जाएगा, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये कंपैरेटिव स्टडी होती है, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी है। कोई एक कंपाउंड हो सकता है वो वाटर के अंदर H2O के अंदर वो एसिड हो, लेकिन अमोनिया के अंदर वो बेस का काम करे, या अल्कोहल के अंदर वो बेस का काम करे, डिपेंड करता है कि उसके सामने वाला कैसा है। अगर वो वीक है, अभी देखो इन दोनों में ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, तो डेफिनेटली ये इसके साथ कैसे काम करेगा, एज ए बेस। तो ये अगर निकल जाए तो मेरा NO2 पॉजिटिव बन जाएगा। NO2 पॉजिटिव कैसे आया पता लग गया, NO2 पॉजिटिव इज आवर इलेक्ट्रोफाइल इन दिस केस। चलिए भाई, अब यहां पे हमने क्या किया, NO2 पॉजिटिव आयन को जनरेट कर दिया, पहला काम हमने ये किया। दूसरा, अब यहां पे एक चीज देखना, हियर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हियर concentrated H2SO4 is taken, so, और वो भी है, so H positive ion concentration is very high, अगर ये हाई कंसंट्रेशन है तो भाई ये घूमते फिरते मार्केट में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, यहां तक पहुंचेंगे। सो H पॉजिटिव आयन कैन रिएक्ट विद एनिलीन, है ना, H पॉजिटिव आयन एनिलीन के साथ रिएक्ट कर सकता है। NO2 पॉजिटिव के पहुंचने से पहले ये पहुंच जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा है भाई, दोनों देते हैं, ये भी देता है ये भी देता है, थोड़े थोड़े, ये तो अच्छा खासा देगा। चलिए, जब ये H पॉजिटिव आयन बेटा यहाँ पर अटैक करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये क्या करेगा, खा जाएगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा। क्या बनेगा, देखिए भाई, ये बन गया आपका NH2 है ये, सॉरी NH3, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, ये एनिलीन के ऊपर H पॉजिटिव आयन आ गया, तो इट इज नोन एज एनिलीनियम आयन। जो भी पॉजिटिव आयन होते हैं वो EM की साउंड में एंड होते हैं, एनिलीनियम आयन है। नाउ अब मुझे आप ये बताओ इसकी क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी भाई, ये मुझे आप बताओगे। यहाँ पर ये NH3 है और ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो कंज्यूम कर लिया H पॉजिटिव आयन ने अपना बॉन्ड बनाने के लिए, इसके साथ नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बनाइएगा, कैसे मूवमेंट होगी बताइए, बोलो। थर्ड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे पोटासियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अगर हम उनको मैनेज करके नहीं चलेंगे सॉइल में तो प्रोडक्शन कम होगी। हाँ, तो हाँ, बायोटेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट टू फूड रिसोर्स इंप्रूवमेंट। बायोटेक्नोलॉजी से आप क्या करते हो, बीजों का हाइब्रिडाइजेशन करते हो, है ना, उनके जीन लेवल पे जाके, जेनेटिक लेवल पे जाके बीजों को तैयार करते हो, वो बायोटेक्नोलॉजी करती है ना। कंपोस्टिंग तो हमने वो प्लांट लगाया था, जो भी हमारे किचन के खाने पीने के आइटम वेस्ट होते हैं प्लस एनिमल्स का जो भी एक्सक्रेटा होता है, उन सबको गड्ढे में डाल के ग्लास सड़ा के फर्मेंटेशन करके, यस, मैन्योर के साथ साथ बायोगैस भी बनती है। पता चला, ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे ना, ये देखो ये वाले ऊपर की तरफ, यस, तो हमारा ये बन जाएगा डबल बॉन्ड NH3, ये एज इट इज, ये एज इट इज, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। देखो एनिलीन के केस में तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे थे तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई थी, लेकिन एनिलीनियम अगर बन गया तो ऑर्थो पे जैसे आया ना, नेक्स्ट वाला क्या होगा, ये यहाँ पे आप देखना ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस भाई साहब ने तो गेम को पलट दिया, एकदम उल्टे बाजी हो गई भाई, एकदम टोटली उल्टी बाजी हो गई है। कैसे, ये देख लो, ये वाले इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे डबल डबल और ये पॉजिटिव चार्ज NH3, ठीक है, और नेक्स्ट
ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे, ये लो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उन 5 में से 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसी हैं जिनमें ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव आ रहा है, ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज, मेटा पे कोई चार्ज नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा है, मेटा पे। तो भाई जब हम इसका नाइट्रेशन करवाते हैं ना, तो अब मेटा वाला प्रोडक्ट भी बनेगा। ब्रोमिनेशन में क्या था, ब्रोमिनेशन में एक बार तो तीनों जगह हुआ था, है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, फिर हमने क्या किया था, इसको थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर दिया था, इसका साइलेशन करवा के, तो केवल मोनोब्रोमिनेशन हुआ था, या तो पैरा पे या फिर ऑर्थो पे, पैरा वाला ज्यादा था, ठीक है। लेकिन इसमें तो मेटा वाला भी बनेगा, ऑर्थो पैरा के भी बनेगा थोड़ा बहुत, लेकिन एनिलीनियम आयन भी बनते हैं इसके अंदर ड्यू टू द प्रोटोनेशन ऑफ एनिलीन, तो मेटा वाले प्रोडक्ट भी आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन यही आता है, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, ये 3 प्रोडक्ट होंगे, देखो ये होगा एक तो ये होगा NH2 ऑर्थो बनेगा, यस ऑर्थो बनेगा भाई, है ना, कुछ मॉलिक्यूल ये बनाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल भाई पैरा वाला बनाएंगे NH2, और ये लो पैरा पे चला गया, और कुछ मॉलिक्यूल हमारे क्योंकि एनिलीनियम में भी कन्वर्ट हो चुके होंगे तो डेफिनेटली वो मेटा पे भी करवाएंगे, है ना। अब यहाँ पे NO2 आएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कितनी किसकी परसेंटेज बनेगी, पैरा वाला 51% सबसे ज्यादा, क्योंकि एनिलीन है, सारे के सारे मॉलिक्यूल एनिलीनियम में नहीं जाएंगे, मोर देन 50 यानी कि लगभग 50%, 51%। ये जो ऑर्थो है ना, ये बिल्कुल कम हो गया 2%, ठीक है, और ये कितना 47%, देखो इतना, यानी कि अच्छे खासे मॉलिक्यूल एनिलीनियम आयन बनाते हैं। तो ये ऑर्डर आप याद रखना, पैरा सबसे ज्यादा होगा, स्पेशली इस केस में, नाइट्रेशन के केस में, जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ले रहे हो, यानी कि H पॉजिटिव आयन काफी ज्यादा हैं, तो वो एनिलीन को इसमें कन्वर्ट कर देंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। नाउ दिस एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, आप ये लिखोगे क्या है, एनिलीनियम, ये NH3 पॉजिटिव इज मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है अभी, मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, किसके लिए, फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, तो डेफिनेटली मेटा भी बनेगा। यही क्वेश्चन आता है, या फिर इसमें पूछेंगे व्हाट इज मेजर प्रोडक्ट और माइनर, मेजर ये हो गया, मेजर के बाद में सेकंड नंबर पे ये होगा और थर्ड में ये होगा, ऐसे ऑर्डर भी पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा क्या बनेगा, पैरा, फिर मेटा और फिर ऑर्थो, ओके। तो ये कहानी है नाइट्रेशन की। अब अगला क्वेश्चन मेरा होगा, हम ऐसा मिक्सचर नहीं चाहते, ठीक है, हम ऐसा मिक्सचर नहीं चाहते हैं, हम तो भाई पैरा वाला जो है ना बहुत ज्यादा बनाना चाहते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, पैरा वाला ज्यादा कैसे बना सकते हैं, 99% बनाना मुझे लगभग, जैसे 90 से अबव, ठीक है, और ये वाला तो बने ही नहीं, मेटा वाला मैं चाहता ही नहीं मेटा को बनाना, ओके, मेटा वाला बने ही नहीं, पैरा मुझे बहुत ज्यादा बनाना है, इसको कम बनाना है, तो मैं क्या करूं, क्या करूं, देखो NH2 ग्रुप जो होता है ये हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर होता है, क्यों, ये मैंने बता दिया, ड्यू टू रेजोनेंस एंड ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम उनका मिला जुला इफेक्ट देखते हैं, और ऑर्थो और पैरा पे ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ाता है। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन को, अगर इन इलेक्ट्रॉन को क्या करूं, इनको आउट कर देता हूं, कुछ भी करवा के, क्या करवाया मैंने, CH3C डबल बॉन्ड OCl, एसाइलेशन करवा दिया भाई, यानी कि मैं स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप को, ये स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, मीडियम या वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्या बोलूंगा इसको, वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट करूंगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट करूंगा। कैसे कर सकते हैं भाई, एसाइलेशन, लो भाई, इस एसाइलेशन करेंगे तो यहाँ से Cl और यहाँ से एक H आउट हो जाएगा, और ये मेरा एसाइलेशन हो गया। इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन हम करवा सकते हैं, ये NH
इलेक्ट्रॉन यहीं पे C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पे अटैक कर दिया, मतलब अटैच हो गया। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन है ना इधर भी जा सकता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर भी, हमने 50% चांस इसके इधर जाने के कर दिए, है ना। पहले ये आराम से इधर आता था, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग था, ऑर्थो और पैरा को खूब एक्टिवेट कर रहा था, लेकिन हमने इसकी एक्टिवेटिंग पावर को कम कर दिया। कम कर दिया तो ऑर्थो और पैरा पे अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं बढ़ी, ऊपर से देखो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस इसके कंपैरिजन में ज्यादा है भाई, तो ऑर्थो पे क्या होगा ना, अटैक होगा ही नहीं, ऑर्थो पे अटैक होगा ही नहीं। वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है, NHCOCH3, इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने NH2 को इसमें, ये वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। सो और सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, NHCOCH3 offer more steric hindrance than NH2, किसके लिए, फॉर ऑर्थो अटैक के लिए। तो इसलिए ऑर्थो अटैक अब ना के बराबर होगा। कहां जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, केवल और केवल पैरा के ऊपर। बोले सर मेटा के ऊपर क्यों नहीं जाएगा, मेटा के ऊपर देखो भाई, मेटा के ऊपर अगर जाएगा ना तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, यानी कि H पॉजिटिव आयन है ना यहाँ पे अटैक करना चाहिए, लेकिन N को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा स्टेरिकली बाउंड कर दिया, है ना। इसके अराउंड में C डबल बॉन्ड O, और ऊपर से ये जो बॉन्ड है ये ऐसे रोटेट कर सकता है, ये वाला बॉन्ड रोटेट कर सकता है, यहाँ पे अटैक ये नहीं कर पाएगा तो एनिलीनियम आयन नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा तो ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, मेटा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली नहीं बनेगी। तो हमने क्या किया, H पॉजिटिव आयन अटैक ऑन NHCOCH3 is not possible. Okay, so meta position is not activated. हो गया ना काम, हमारे एक साथ दो काम हो गए, एक तीर से दो निशान, दो टारगेट, है ना। चलिए, तो इससे क्या होगा, हमारा एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये लो यहाँ पे एनिलीन लो, ऊपर लगाओ NH2, और यहाँ पे लेके आए हम क्या, इसका एसाइलेशन करवाया हमने CH3COCl से, एसाइलेशन हो गया, NHCOCH3 आ गया। अब इसका नाइट्रेशन करवाएंगे हम कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, करवा दो भाई। अब इसका नाइट्रेशन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, ऑर्थो को तो वैसे भी नहीं बना पाएगा, कुछ मॉलिक्यूल बन सकते हैं 1-2% बन सकते हैं, लेकिन स्पेशली NHCOCH3 इस पोजीशन पे NO2 अटैक करेगा, यानी कि ओनली पैरा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, राइट। ओके, प्रीडोमिनेंटली पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। सर आपने इसकी टोपी को चेंज कर दिया, पहले NH2 था, फिर ये क्या करें, H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्शन करवा दो, यानी कि किसी बीकर में HCl है पानी के साथ, वहां पे जैसे ही हम डालेंगे H2O है, H इसको मिल जाएगा, OH इसको, H/H2O की प्रेजेंस में क्या बना देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, OH तो इसको मिल गया, H वापिस इसको मिल जाएगा, ये लो भाई जैसे थे, NH2 ग्रुप क्रिएट हो गया और NO2 आ चुका है। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस, 1 2 3 4 नाइट्रो एनिलीन, 4 नाइट्रो एनिलीन, दिस इज आवर नाइट्रेशन। ये हो गया नाइट्रेशन, नोट डाउन हो गया सारे पॉइंट, अच्छे पॉइंट हैं। चलिए अब हम ले लेते हैं ये वाला नोट, हो गया ना बेटा, ये वाला ठीक है, ये साइड वाला ठीक है। चलिए अब हम करेंगे कौन सा, सल्फोनेशन। नाइट्रेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे, जो भी कॉन्सेप्ट थी, सब करवा दिया हमने। नेक्स्ट वन इज
सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, ये एनिलीन है, ये लो, और ये कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या आपको पता है सल्फोनेशन में व्हाट इज द ये इलेक्ट्रोफाइल? SO3 पॉजिटिव। क्यों ओनली SO3 न्यूट्रल होता है इसके अंदर? ओनली SO3 कैसे? देखो मैं अभी समझा देता हूं आप लोगों को। कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं, ये लो भाई, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये H, ये O और ये H, ठीक है। ऐसे ये है H2SO4, पहला इक्विलिब्रियम H पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल टूटते हैं पहले इक्विलिब्रियम में, यूं समझ लो कि 99.9% मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, लेकिन सेकंड इक्विलिब्रियम में 99% नहीं टूटते भाई, बहुत सारे इसी फॉर्म में रहते हैं। हो सकता है 40 से 50% दूसरा H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो अब जब ये बहुत सारे बन जाते हैं ये वाले, तो देखो भाई H पॉजिटिव आयन जो है ना, एक एक जो दिया है वो बहुत मात्रा में है ना, पूरे बीकर के अंदर भरा पड़ा है H पॉजिटिव आयन। और भाई HSO4 नेगेटिव भी बहुत है ना। HSO4 नेगेटिव, इसका ये स्ट्रक्चर वापस बना लो, यहाँ पे ये है बेटा ऐसे, है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज S डबल बॉन्ड O और ये H और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। ये H पॉजिटिव आयन ज्यादा होने की वजह से कंसंट्रेटेड इसीलिए तो लिया है, डाइल्यूट होता तो सेकंड इक्विलिब्रियम तक सब हो जाता, पहला इक्विलिब्रियम भी पास हो जाता, दूसरा भी, अगर डाइल्यूट होता तो, क्योंकि डाइल्यूशन में क्या होता है, डिसोसिएशन ज्यादा होती है ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग। तो देखो ये H पॉजिटिव आयन बेटा, ये H पॉजिटिव आयन क्या करता है, यहां से इसको तोड़ के ले जाता है OH नेगेटिव आयन को, OH नेगेटिव आयन को, यानी कि विद इलेक्ट्रॉन चला गया, ये इलेक्ट्रॉन वापिस यहाँ पे ये इसके साथ ऐसे चले जाएंगे। OH नेगेटिव आयन और ये H मिलके क्या बनाएंगे, H2O, पीछे क्या रह गया, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, SO3, ये बच गया। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। सर ऐसा क्यों, ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? सर यहाँ पे तो आप बताते हो कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, जैसे BH3 क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, 6 है, ऑक्टेट नहीं है, दो और आ सकते हैं, तो ये तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन ये तो सर दो ये 4, 6, 8, 10 और 12 है। लेकिन ये जो S है ना, इसके अंदर क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो एक बार, सल्फर का 16 होता है ना, 1s2, आपको कहानी समझ में आ जाएगी, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, और उसके बाद में 3d पूरा खाली जीरो है। तो ये इलेक्ट्रॉन दो तो इसमें ले सकता है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए, और बाकी इसमें भी खाली जगह है, इसके पास काफी बड़ा घर है, बहुत सारे मेहमान आ सकते हैं इसके पास। सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना काम अगर हो गया है, SO3 को हमने प्रोड्यूस करवा दिया, और उसमें मोर कंसंट्रेशन हेल्प करती है भाई। डाइल्यूट अगर होगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डाइल्यूट में तो आपका ये H2SO4 दोनों इक्विलिब्रियम को पास करके 2H पॉजिटिव आयन प्लस में SO4 2 नेगेटिव बना देता है। दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, इसको हमें रोकना है, ठीक है। चलिए जो भी जितने भी आपके इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे ना SO3, हो सकता है वो ज्यादा कंसंट्रेशन में ना बने, लेकिन जितने भी बनेंगे अब वो बढ़ेंगे इसकी तरफ। SO3 चल पड़ा है, अपने घर से निकल चुका है और एनिलीन की तरफ जा रहा है, ठीक है, एनिलीन की तरफ जा रहा है। तो एक तो ये न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं है, तो इसमें थोड़ी ताकत कम है भाई, पहली बात तो ये आप ये मान के चलना, इसमें थोड़ी सी ताकत कम है, पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं है। सेकंड, जब ये इसकी तरफ बढ़ता है तो भाई इसको एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे दिखाई दी और एक यहाँ पे भी थोड़ी सी आती है ना, लेकिन ये वाली जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग है। तो ये जो वीक न्यूक्लियोफाइल है ये इस डिस्ट्रीब्यूटेड के बजाय, हालांकि ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई,
लेकिन ये क्या है, ये रिंग से बाहर है, तो ये नॉर्मली पहले यहां पे अटैक करता है। क्या बनाएगा भाई, क्या बनाएगा, ये बनाएगा पहले स्टेप में है ना, फर्स्ट स्टेप में ऐसे करके ये इक्विलिब्रियम में रहता है, ये एन एच एच और यहाँ पे एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ना यहाँ पे, ये इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू एक बार इसको दिया। जैसे ही ये इसको इलेक्ट्रॉन मिला, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये H पॉजिटिव आयन यहाँ पे आके चिपक जाता है। क्या बनेगा भाई, बनाना जेंटलमैन, इसकी जो स्ट्रक्चर जो बनेगी वो ये बनेगी, ये लो NH, ये NH और SO3H, SO3H, ठीक है, कंफर्टेबल, ये बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा। पहले ये कंपाउंड बनता है, ये कंपाउंड बनने के बाद में ये जो ना रीअरेंज करके फिर ये यहां से उठता है और एक बार इस पोजीशन में आने की कोशिश करता है, एक बार इस पे और एक बार इस पे, लेकिन ऑर्थो पे नहीं आता है, मतलब डिटैच होके और फिर आए, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पैरा वाला अगेन, ये जो ना ये फर्दर क्या होता है, आप इसके ऊपर लिख सकते हो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। पहले प्रोडक्ट ये बनेगा भाई, डायरेक्ट नहीं बनाने हैं, ठीक है, रीअरेंज करके ये क्या होगा, नीचे जाएगा, यहाँ पे NH2, यहाँ से जो H निकलेगा ना, यहाँ से जो H निकलेगा वो इसके पीछे लग जाएगा, ऐसे लगेगा, ठीक है, ये ऐसे लगता है। एक्चुअल में होता क्या बता देता हूं, यहाँ पे H है, ठीक है, यहाँ पे H है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो जो यहाँ पे SO3H करके बैठा था ना, वो सल्फर यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है, मतलब SO3 यहाँ से मूव होता है, ये H वापिस इसको मिल जाता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना इक्विलिब्रियम में है बेटा, SO3H वापिस NH2 एज इट इज, तो NH2 तो रह गया यहाँ पे, SO3 जब आगे बढ़ता है रीअरेंजमेंट के लिए, तो सल्फर फिर अगेन यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लेता है। जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लेगा ना ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब इधर से लेना शुरू करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेंगे। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया इसकी विसिनिटी में, ये है बिल्कुल क्लोज नेगेटिव चार्ज, इसको एज ए पॉजिटिव चार्ज उठा ले जाएगा, ये लो, ठीक है, हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसी के पास रह जाएंगे, ठीक है, ऐसे H पॉजिटिव आयन यहाँ पे चला गया, इसने जो इलेक्ट्रॉन दिए थे समझो इसको वापस मिल गए, तो ये भी न्यूट्रलाइज, ये बन गया आपका सिंगल बॉन्ड। तो ये इस तरीके से होता है SO3H, ठीक है। अच्छा, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि यही वाला H जो है यहाँ से यहाँ आए, चांसेस ऐसे हैं, लेकिन जो बीकर के अंदर घूम रहे हैं एज H पॉजिटिव आयन वो भी आ सकते हैं, ये इधर आ सकता है, ये सॉल्यूशन में भी जा सकता है, दोनों काम हो सकते हैं, क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी के थ्रू पता किया गया है। मान लो मैं इसको रेडियो एक्टिव वाला H बना देता हूं, अगर ये यहाँ पे लगेगा तो रेडियो एक्टिविटी वाला यहाँ पे दिखेगा, सॉल्यूशन में एक भी नहीं जाना चाहिए फिर तो, लेकिन ऐसा देखा गया कुछ H पॉजिटिव आयन रेडियो एक्टिविटी वाले सॉल्यूशन में भी मिले, वो तभी पॉसिबल है जब सॉल्यूशन वाला यहाँ आए और ये सॉल्यूशन में चला जाए, लेकिन मिले थोड़े ही, ज्यादा नहीं मिले। तो आप ऐसा मान सकते हो कि भाई H यहाँ से उठ के इसके पीछे चला गया, तो क्या बनेगा, एक बार तो ऑर्थो वाला, ऑर्थो पे लगा दो SO3H लगाओगे, और एक बार लगाओगे आप पैरा पोजीशन पे NH2 एंड दिस इज SO3H, दिस इज मेजर प्रोडक्ट पैरा। ऑर्थो वाला क्या होगा, लेस होगा। दोबारा वो करो, पूरा हो गया या कोई छोड़ दिया? ये पांचवें क्वेश्चन में एक तो फिश हैंड और वीट, नहीं फिश का नहीं छोटा हैंड वीट और मटर, क्यों हैंड का तो एक कल असील करके नहीं था, ये वाला याद है? हाँ, तो फिर इसका मतलब घर पे जाके, मतलब मैं ट्यूशन पे पढ़ के आ गया, ये लोग बस हो गई आज की पढ़ाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको होमवर्क मिला है तो उस होमवर्क को कंप्लीट करो भाई, वो एक टास्क आपके लिए है ना। अगर इन क्लासेस में आप कंप्लीट नहीं करोगे, लोअर क्लासेस में, तो बड़ी क्लासेस में तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है जेंटलमैन। मैंने आपको बताया था
व्हीट, राइस, मस्टर्ड, इन सब की 2-2, 3-3 किस्में याद करो, है ना, वैरायटीज जो है। हाँ, बुफालो की लिख दी, काऊ की लिख दी, फिश की क्यों नहीं लिखी? अच्छा, चलिए और देख लो, अगर एक आधा पॉइंट लिख सकते हो तो किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, अभी ये बताओ, यहां तक एमाइंस में अगर कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। और इन केमिस्ट्री को अब बाय बाय कहने का टाइम आ गया। काफी टाइम हमने बहुत मैकेनिज्म किए, रिएक्शन की, एक्स्ट्रा रिएक्शन भी किए हैं कुछ, है ना। और मैं आपको एक ये बताना चाहूंगा बेटा, जितनी भी रिएक्शन की है हमने, देखो भाई गो थ्रू जाओ, लेकिन ऐसे पढ़ के मत जाना। अगर आपने पढ़ने की हैबिट डाल ली तो समझ लो ऑर्गेनिक खत्म है आपकी। लिखोगे बार बार तभी वो याद हो, चाहे वो कितनी ही इजी रिएक्शन क्यों ना हो। हमेशा पहले रिएक्टेंट को लिखो, प्रोडक्ट खुद बनाने की कोशिश करो, थोड़ा सा एनालाइज करो, बनते चले जाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज NCERT, यही है ना NCERT। इसके अंदर जो इन टेक्स्ट जो भी जितना भी एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइज प्लस एक्सरसाइज जो होती है मेन एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन कभी मत छोड़ना हर यूनिट में से। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भाई एल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड बहुत बड़ा है भाई, क्या याद करें क्या न याद करें, अपने वाले नोट्स में से जाओ पूरा, एक बार, दो बार, तीन बार, लास्ट में एनसीईआरटी को उठाओ। एनसीईआरटी के अंदर कितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल, उसमें से करो, ये क्वेश्चन करो, इट विल बिकम वेरी शॉर्ट। ठीक है, पेपर कहां से सेट होगा? एनसीईआरटी से 80% एनसीईआरटी से सेट होता है, 20% नॉलेज ऑफ द जो बंदा सेट कर रहा है वो 20% अपना अलग से डालेगा, लेकिन 80% एनसीईआरटी से सेट होता है पेपर, कोई भी कंपटीशन। या बोर्ड भी मान लो, बोर्ड भी यहीं से सीबीएसई इसी को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये जो 20% है ना, ये वहां से आएगा जो हमने किया है। ठीक है, तो सिलेक्शन इतने में भी इजिली हो जाता है, 80% अगर मार्क्स आ जाए तो आपको सीट मिल जाएगी। अगर इसमें भी कुछ आपने गेन कर लिया तो कहने क्या है भाई। तो इट इज अप टू यू, आप जिस पोजीशन पे हो लास्ट में। लेकिन जब आप करते हो ना, मैं आपको ये बोलूंगा, जब आप लास्ट रिवीजन देते हो तो आप लास्ट रिवीजन अपने नोट्स को देना जो आपने बार बार पढ़े हैं। ठीक है, और उन नोट्स के भी हो सकता है आपका एल्काइल हैलाइड कितने पेज में आया होगा, कॉपी में अगर के होंगे तो हो सकता है ये 40 पेज में आया होगा, ये 30 पेज में आया होगा, जिसमें प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, सब कुछ एल्काइल और एराइल दोनों को मिला के बता रहा हूँ, 40 पेज में आया होगा। इसको ले आओ भाई आप 5 पेज में, एक बार शॉर्ट एंड नोट बना के, फिर इस 5 पेज को ले आओ आप 1 पेज पे। इन 40 पेज में से इतनी इंफॉर्मेशन होगी, वो इंफॉर्मेशन जो आप भूल सकते हो उसको इसमें ले आओ, और जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें ले आओ। जब इसका रिवीजन करोगे तो आप इसमें ले आओ 1 पेज में। अब आपके पास ये 1 पेज होगा ना, तो पूरा ये 40 पेज इसमें से निकल जाएंगे आपकी आंखों में से। ठीक है, इस तरीके से करनी। ज्यादा यूनिट है नहीं आपकी, मेनली 4 चैप्टर है। कौन कौन से? एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन वो वाला, और ये एमीन्स वाला। 4 चैप्टर, 4 चैप्टर में आपको ऐसा करना पड़ेगा। बाकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री एकदम इजी केमिस्ट्री है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिटन प्रैक्टिस। चलो अब हम शुरू करते हैं अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी काफी बहुत ज्यादा, मतलब आज के दिन अगर हम देखें ना तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी मतलब आजकल जो चल रहा है रिसर्च एरिया है। ठीक है, रिसर्च फील्ड है ये केमिस्ट के लिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है इसके अंदर। ऐसे ऐसे कंपाउंड है, ऐसे ऐसे कैटलिस्ट बना रहे हैं जो रिएक्शन इजिली नहीं होती थी, इन्होंने फटाफट करवा दी। ठीक है, देखो भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली टर्म आती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है मिक्स्ड सोल्ट, है ना, वो भी काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मिक्स्ड सोल्ट में क्या होता है, मोर देन 2 मेटल का सोल्ट होता है। कोई एग्जांपल? सर मुझे पता है, एक मुझे पता है, KCl.MgCl2.6H2O, इट इज नोन एज कार्नालाइट। ये कार्नालाइट सोल्ट है, ये मिक्स्ड सोल्ट है, पोटेशियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड, और उसके क्रिस्टल में 6H2O वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं फॉर 1 मोल। फॉर 1 मोल ऑफ KCl, 1 मोल ऑफ MgCl2, देयर आर 6 मोल ऑफ H2O। दिस इज वाटर ऑफ हाइड्रेशन। वाटर ऑफ हाइड्रेशन का मतलब ये है पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, वो टूटा हुआ नहीं है। क्रिस्टल में कहीं पे थोड़ी बहुत खाली जगह है बीच में, है ना, मान लो इतनी सी बीच में कहीं खाली जगह है, उसमें कहीं वो H2O है, ठीक है। दिस इज नोन एज वाटर ऑफ हाइड्रेशन। अगर मैं इसको हीटअप कर दूंगा तो H2O धीरे धीरे बाहर आ सकते हैं, वो एनहाइड्रस सोल्ट बन जाएगा। एक और कंपाउंड है, बताइए, फिटकरी का नाम सुना है ना, उसको केमिस्ट्री में पोटास एलम के नाम से जाना जाता है। पोटास एलम, पोटास एलम एक्चुअल में है क्या, ये है बेटा पोटासियम और एल्यूमिनियम का सल्फेट। पोटासियम, देखो पोटास और एलम, सल्फेट ऑफ पोटास एलम। ये शॉर्टकट में तो इसको पोटास एलम ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में पोटासियम और एल्यूमिनियम का सल्फेट होता है। चलो इसका सल्फेट बनाओ भाई, K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, Al3 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बनेगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस, ये 3 यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना, और डॉट कितना वाटर मॉलिक्यूल 24 H2O, ठीक है। ये आपसे वाइवा में पूछते हैं कई बार, है ना, वाइवा में पूछा जाएगा। क्या आपने पोटास एलम के क्रिस्टल बनाए हैं, क्रिस्टलाइजेशन करवाया है, एक्सपेरिमेंट हुए हैं, बहुत अच्छे क्रिस्टल आते हैं। चाइना डिश के अंदर जब आप ये बनाते हो तो ऐसे ऐसे बहुत पतले पतले से ऐसे बिल्कुल फाइन एकदम पहाड़ बनते हैं ऐसे चोटी वाले, ठीक है, ऐसे ऐसे फिर पतली सी चोटी रहेगी, ऐसे छोटे बड़े ऐसे करके ऊपर से काफी नुकीले होते हैं, ठीक है ना, इसके क्रिस्टल बनते हैं इसके पोटास एलम के। होता क्या है, जो हमारी फिटकरी होती है वो इम्प्योर स्टेट में होती है, इम्प्योर, उसको क्या करो, पानी में डिजोल्व करो, पानी में डिजोल्व करने के बाद में फिल्टर करो, फिल्टर करने के बाद में जो आपका यहाँ पे फिल्ट्रेट आएगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे हीटअप करते रहो, बच्चों का टाइम पास होता रहता है, और लास्ट में पूरा पानी उड़ जाएगा और यहाँ पे केवल क्रिस्टल बच जाएंगे, ठीक है, ऐसे वो बन गया आपका प्योर पोटास एलम, ठीक है। चलो एक और बता दो, एक कोई और बता दो, फेरस और अमोनियम, Fe2 पॉजिटिव और अमोनियम, इसका सल्फेट कैसे बनेगा भाई, बना दो, क्रॉस मल्टीप्लाई Fe2SO4 होल ट्वाइस, 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 और डॉट 6H2। ये है आपका मोहर्स सोल्ट, मोहर सोल्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ये है सब आपके मिक्स्ड सोल्ट, है ना, यहाँ पे आयरन का सल्फेट और ये अमोनियम का सल्फेट, काफी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इनमें एक डिफरेंस है। अभी आप जान जाओगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा। वैसे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करवा दिया होगा किसी न किसी लेवल पे, आपका हुआ है, आपका तो हो ही लिया, आपका भी हो गया होगा, है ना, ठीक है। अभी देखते हैं कि भाई हम कैसे करवाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। चलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, इसमें बेटा एक मेटल होती है, ठीक है, ये जो मेटल है ये न्यूट्रल हो सकती है, यानी कि एटम स्टेट में, या फिर आयनिक स्टेट में हो सकती है, जैसे M2 पॉजिटिव आयन, M3 पॉजिटिव आयन, समथिंग लाइक दैट। ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है, नेगेटिवली चार्ज्ड, देखेंगे किसी किसी केस में हो सकता है, वैसे भी हो सकती है, ठीक है। न्यूट्रल या पॉजिटिवली चार्ज आपको मिलेगी, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में। एक मेटल होगी, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा भाई, किससे इलेक्ट्रॉन लेगा,
लिगेंड्स, ये लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, मैं एल से डिनोट करता हूं लिगेंड को, ठीक है। जैसे NH3 इलेक्ट्रॉन डोनर, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है ये नाइट्रोजन की तरफ से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो कहलाया जाएगा लिगेंड, राइट। और मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले जो अल्फ्रेड वर्नर ने जिनकी स्टडी की थी वो थे कोबाल्ट और अमोनिया के कंपाउंड CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव और यहाँ पे Cl3 ऐसे करके आएगा। ये लो ये कंपाउंड, इसमें क्या है, कोबाल्ट जो है ना, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये है इसकी प्राइमरी वैलेंसी, मैं बताऊंगा बाद में आऊंगा। अब अमोनिया जो है ना 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल 6 अमोनिया, ये अपना एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड लिखते हैं ना, जो कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं ये पूरा यहां से लेके यहां तक जो होता है, जैसे मैंने इतना लिखा ना, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में ये क्या है, मेरे आयन है, आयनिक स्टेट में। जैसे अगर मैं वाटर के अंदर डिसोल्व करूंगा ना तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, ये पूरा का पूरा रहेगा एक साथ, CONH3 3 पॉजिटिव और प्लस में 3 Cl नेगेटिव आयन, ऐसे डिसोसिएट होगा। अंदर वाले सेपरेटली डिसोसिएट नहीं होंगे कि भी NH3 यहां से बॉन्ड तोड़ के चला जाए, नहीं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूरा का पूरा एक साथ रहता है। ये होता है सेंट्रल मेटल एटम, इसको सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन हो सकता है। ये होगा लिगेंड और ये होंगे हमारे आयन, ठीक है, समझ में आया। लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि एक पूरा का पूरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो दिया जाता है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, याद रखना, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं दिया जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, एक लिगेंड होता है और कुछ आयन भी हो सकते हैं साथ में, ओके। और उनका जो आयोनाइजेशन होगा, उनका आयोनाइजेशन डिफरेंटली होता है। आयोनाइजेशन किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिफरेंटली होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूरा का पूरा एक साथ रहेगा और बाहर वाले अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स साल इसकी बात करता हूँ, मिक्स्ड सोल्ट की, जैसे कि हमने लिया था K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, अगर मैं इसका आयोनाइजेशन करवाऊंगा पानी में डिसोल्व करके, पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा, ठीक है, प्लस पूरा डिसोसिएट होगा 2Al3 पॉजिटिव आयन प्लस में 3SO4 2 नेगेटिव आयन और प्लस में 24H2 अलग हो जाएगा, सब कुछ टूट जाएगा इसमें। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अंदर वाले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बस इतना फर्क है मिक्स्ड उसमें कंपाउंड में और आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। तो 1898 में फर्स्ट टाइम अल्फ्रेड वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर, मतलब उसके अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है, ओके, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थ्योरी इन्होंने दी। और उसके लिए 1913 में इसको नोबेल प्राइज भी मिला भाई, जेंटलमैन को, ठीक है, बहुत ही बढ़िया एक थ्योरी की शुरुआत की। फिर उसके बाद में, क्योंकि पहला कदम किसी ने रखा, फिर उस कदम को किसी ने पढ़ा, सोचा, समझा, देखा कि हाँ थोड़ी बहुत भी गलती हो चुकी है, तो किसी ने उसको सुधारा होगा। फिर इसके बाद ये क्या थ्योरी थी मैं बताऊंगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, मैं बताऊंगा आपको। देखो इधर ध्यान दो, इसके बाद में जो थ्योरी आई, कौन कौन सी आई, MOT, ठीक है, VBT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, और जो लेटेस्ट जो चल रही है लिगेंड फील्ड थ्योरी LFT, ठीक है ना, ये सबसे लेटेस्ट है। ये आपका
हो चुका है MOT, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अप्लाई करके नहीं बताया जाता। यहां पे इस यूनिट में एक तो ये थ्योरी और एक ये दो आपके सिलेबस में है। ये वाली आती है BSc में या MSc में, ठीक है, LFT और MOT तो भाई कई जगह पे अप्लाई होती है, ठीक है ना। MOT आपकी इस लेवल पे नहीं है। हमने नॉर्मल कंपाउंड में तो MOT को अप्लाई कर रखा है, जैसे O2 N2 H2 वो सब कंपाउंड बनाए थे ना, O2 नेगेटिव O2 2 नेगेटिव, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जब बनाते हैं वहां तो अप्लाई की थी हमने। चलिए अब हम करते हैं वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी, वर्नर थ्योरी का पहला पॉइंट क्या कहता है? इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड there are two type of valencies of central metal atom। सेंट्रल मेटल एटम की दो तरह की वैलेंसीज होंगी। कौन कौन सी? नंबर 1 प्राइमरी वैलेंसी और नंबर 2 वैलेंसी मतलब उसकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, ठीक है, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। और नंबर 2 होगी सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, चलिए ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी मतलब मेन, इट इज फुलफिल्ड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स या आयन, नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स और आयंस, इसको नेगेटिवली चार्ज वाले ही फुलफिल करेंगे, राइट। लेकिन ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है, इट मे बी फुलफिल्ड बाय, इट कैन बी, आप ये भी लिख सकते हो, इट मे बी फुलफिल्ड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रल। इसको न्यूट्रल भी कर सकते हैं, ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूट्रल लिगेंड भी कर सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज वाले भी। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, देखो CONH3 होल 6 Cl3, एक ये कंपाउंड, और एक मैं लेता हूं COH2O होल 5 Cl एंड दिस इज Cl2। ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं भाई, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। जब ये वाटर में डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव आयन होगा, है ना, और 3 Cl नेगेटिव आयन निकलेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये वाटर में डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव आयन जाएंगे। तो ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है। यहाँ पे देखो, पहले हम इसको लेते हैं, ये वाला, इसको लेते हैं। कोबाल्ट का जो चार्ज होगा ना, कोबाल्ट की एक ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? सेंट्रल मेटल एटम की। वो क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? चार्ज ऑन, नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होगा या वो न्यूट्रल होगी, किसी किसी केस में कोई लाखों में से एक नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली क्या है? चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम और आयन, वो आयन भी हो सकता है, देखते हैं। जैसे इस केस में देखो कोबाल्ट अगर हम देखेंगे ना, कैसे फाइंड आउट करते हैं? कोबाल्ट की मान लो X हमें नहीं पता, मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं। H2O के ऊपर क्या चार्ज रहता है? H2O इज न्यूट्रल, प्लस में 0 चार्ज ऑन न्यूट्रल मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 0 हो गया, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। प्लस में यहां पे इनके ऊपर कितना है? प्लस में ये 3 - 1 इक्वल टू टोटल के ऊपर कितना है? इक्वल टू 0। तो x + 0 - 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आया? +3, इधर से चला जाएगा। तो कोबाल्ट के ऊपर जो चार्ज आएगा यहाँ पे +3 आ रहा है, तो क्या बनेगा? ये इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो देखो बेटा, CO, ठीक है। पहले हम इसकी प्राइमरी वैलेंसी देखेंगे, कौन फिल करवा रहा है। क्या H2O नेगेटिवली चार्ज है? नहीं है। तो क्लोरीन के 3 आयन, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, और ये है 3 पॉजिटिव। ये जो ऐसे जो लाइन है
ये हमारी है प्राइमरी वैलेंसी की। ओके, नाउ कम टू सेकेंडरी। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है ना, अगले पॉइंट में इसी में हम लिखेंगे, चलो बाद में लिखूंगा। सेकेंडरी वैलेंसी एक्चुअल में क्या डेनोट करती है? सेकेंडरी वैलेंसी डेनोट करती है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर को। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो भाई देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये रहेगा NH3 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 न्यूट्रल वाले, ठीक है ना, न्यूट्रल NH3। और ये कैसे, ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन मैं डॉटेड के रूप में दिखा रहा हूं अभी यहाँ पे, ठीक है ना, डॉटेड के रूप में। ये कंप्लीट हो गया। अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल तो सेकेंडरी वैलेंसी किसने कंप्लीट की? अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल ने। प्राइमरी वैलेंसी किसने कंप्लीट की? 3Cl नेगेटिव आयन ने इस कंपाउंड के अंदर। अब उसके अंदर देखते हैं, देखिए इसके अंदर यहाँ पे ये देखो भाई CO3 पॉजिटिव के साथ में। प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज मैंने आपको क्या बताया था, जो नेगेटिवली चार्ज्ड वाले रहेंगे, एक ये है Cl नेगेटिव, एक ये है Cl नेगेटिव और एक ये है Cl नेगेटिव। सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे H2O के 5 हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6, लेकिन 6 तो नहीं है। तो जो छठी वैलेंसी है, छठी वैलेंसी एक Cl नेगेटिव आयन दो काम कर रहा है यहाँ पे। ये लो, एक H2O, 2 H2O, 3 4 5 और छठा ये Cl नेगेटिव आयन खुद, ठीक है ना। ये देखो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है ना, Cl नेगेटिव आयन और 5 H2O, ये हमारे सेकेंडरी वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी कंप्लीट होगी तो प्राइमरी को कौन करेगा? सर प्राइमरी को तो केवल नेगेटिव करेंगे। तो एक Cl नेगेटिव आयन दो काम कर रहा है यहाँ पे, प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी को भी, लेकिन बाकी दो Cl नेगेटिव आयन क्या है? केवल और केवल प्राइमरी को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि भी ऐसे जो है ना, जो हमारे आयन और लिगेंड होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, वो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को फुलफिल करते हैं। यहां पे प्राइमरी वैलेंसी represents the charge interaction और सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी में हम चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं, भाई कोबाल्ट के ऊपर +3 है तो 3 नेगेटिव कहीं से आना मिलना चाहिए इसको, ताकि एज ए होल उसके ऊपर 0 चार्ज आए, पूरे कंपाउंड के ऊपर 0 चार्ज है। ओके, तो ये हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का काम। अब ये जो थ्योरी है ना बेटा, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसने बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये कंपाउंड अलग से क्यों है, जबकि फॉर्मूलाइज ऐसे थोड़ा सा सेम लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग कंपाउंड हैं, इसके अंदर बॉन्डिंग अलग अलग से है। ये वर्नर ने थोड़ा सा बताया, बट इट वाज हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ लिमिटेशंस, ठीक है। वो थ्योरी ये नहीं बता पा रही थी कि भाई कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर्ड क्यों है, ठीक है, व्हाई दे आर कलर्ड। और कलर में भी किसी का वॉयलेट कलर आता है, वॉयलेट कलर क्यों आया, उसका ग्रीन क्यों आया, किसी का ऑरेंज आया, क्यों आया, ठीक है, कलर क्यों आया और फिर डिफरेंट क्यों आया, ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाते। दूसरा, वो ये नहीं बता पाती है कि सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर डायमैग्नेटिक एंड सम आर पैरामैग्नेटिक। इसके अकॉर्डिंग तो भाई सारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देखो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर है, ठीक है ना, तो वो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर्ड है तो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे डायमैग्नेटिक होने चाहिए, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है इसके हिसाब से। तो इस चीज को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, फिर इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कुछ कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं, कुछ की स्टेबिलिटी कम होती है, यानी कि हाईली रिएक्टिव होते हैं। ओके, तो इन सब चीजों का जवाब देने के लिए मार्केट में आती हैं 2-3 थ्योरी, जिसमें सबसे प्रोनाउंस्ड वीबीटी ने मार्केट को संभाला। वीबीटी की 1-2 लिमिटेशन आई,
CFT ने उनको दूर किया। CFT की एक दो लिमिटेशन आई, LFT आई, लेकिन LFT एज ए होल जितने पॉइंट ये क्लियर करती है ना उतने LFT क्लियर नहीं कर पाती है, लेकिन इसकी जो लिमिटेशन है उनको दूर कर देती है। लेकिन बाकी पॉइंट पे उससे क्वेश्चन पूछा जाए ना तो वो नहीं बता पाती है, फिर वो VBT के अकॉर्डिंग चलते हैं, बोला नहीं नहीं ऐसे होता है, तो वो तो VBT ने बताया। तो सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। पहले हम कौन सी लेंगे, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया। चलो तो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यहां तक अपने नोट्स रेडी रखना, अगली क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। टारगेट ये रहेगा, ओके।